नमस्कार दोस्तों, डीपली तैयारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज पेट का यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो किसको चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो आप ऑप्शन में आपका दिया है पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह युग। किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। और पूरा पाषाण युग को क्या बोला जाता है? पैलियोलिथिक। क्या? पैलियोलिथिक बोला जाता है। पैलियोलिथिक इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रागैतिहासिक युग का वह समय जब मानव ने पत्थर और औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। और आपका जो नव पाषाण है इसको न्यू स्टोन एज बोलते हैं। इस काल में मानव ने औजार को जो है घिस करके उन्हें पालिश और चमकदार बनाना शुरू कर दिया था। और आपका लौह युग क्या है? मनुष्य इस लौह युग में लोहे से परिचित हो चुका था। और ताम्र पाषाण युग को ही चाल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन में आपका आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त और परिमल गुप्त। तो आप यहाँ पे क्या सही होगा? बाणभट्ट सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के जो है इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा अपने पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत किया है। तीसरा प्रश्न है आपका, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो किसने हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में आपके ये अफगानों ने हराया था। मराठों को किसने हराया था? तो अफगानों ने हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। ये मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली मतलब अफगानों के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सदाशिवराव भाऊ ने किया। इसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी जो थे आपके काशीराज पंडित के शब्दों में अगर कहें तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ था। क्या सिद्ध हुआ था? प्रलयकारी सिद्ध हुआ था। आपका चौथा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये शुरू हुई थी आपके मेरठ के जेल में शुरू हुई थी। कौन? मंगल पांडे द्वारा मेरठ के जेल में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? ये आपका वेलेस्ली ने लागू किया था कि वारेन हेस्टिंग ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड डफरिन ने? कौन किया था? तो ये किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किया था? 1793 में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे मतलब इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और क्या क्या बोलते हैं इसको जो है आपके एक इस्तमरारी भी बोलते हैं, जागीरदारी और एक आपका मालगुजारी और विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था कहाँ शुरू हुई थी? यह व्यवस्था जो थी आपकी, ये थी आपकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश
के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक लागू थी। तो क्या यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका सही होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? कौन कहलाता है? आपके कौन कहलाते हैं? ये आपके विवेकानंद हुए, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो इसमें आपके सही होंगे राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय सही होंगे। जो आपके राजा राम मोहन जो थे, ये भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है इनको। क्या? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है पुनर्जागरण के पिता। के पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इन्हें ही कहा जाता है। क्या? भारतीय राष्ट्र का पैगंबर किसको कहा जाता है? भारतीय राष्ट्र का पैगंबर भी इन्हीं को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको? अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी इनको कहा जाता है। मध्य सेतु भी कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युगदूत भी कहा जाता है। तो यहाँ आपके कौन से सही होंगे? राजा राम मोहन राय सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये कहाँ से प्रारंभ किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये शुरू किए थे आपके दांडी से। कहाँ से? दांडी से। कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे। 1930 को शुरू किए थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। और कितने सहयोगी थे? ये आपके 30 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर कितने दिनों की यात्रा की थी? तो इन्होंने 24 दिनों में लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? लगभग जो है आपके 390 किलोमीटर यानी 241 मील की यात्रा कर दांडी कहाँ आपका है? ये गुजरात के नवसारी ज़िले में स्थित है। पहुँचे, और कब पहुँचे थे? ये जो है गुजरात के नवसारी ज़िले में पहुँचे थे। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को भंग कर जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। क्या? फिर से मैं बताता हूँ। जैसे महात्मा गांधी जो है ये 12 मार्च आपके 1930 को साबरमती आश्रम से कितने सहयोगियों के साथ? हमने बताया 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर आपके 24 दिनों तक लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की। और ये जो है दांडी आपका कहाँ है? ये गुजरात के नवसारी ज़िले में स्थित है। और जहाँ पहुँचकर इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून जो था वो भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। आपका 8वां प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारियों संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ किया गया था? आपका जगह पूछा है। तो ये किया गया था आपका नासिक महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहाँ? नासिक में ये कौन शुरू किया था? इस क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत जो है ये
वीडी वीडी सावरकर द्वारा किया गया था। वीडी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में संगठित किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो किसने कहा था? ऑप्शन में आपके हैं महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ आपका क्या सही होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला था कि सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1900 कब बोला था? वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। किसको कहा था? सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? देशभक्तों का देशभक्त भी कहा था। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है हमेशा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो कौन सा अध्यादेश है आपका? आपका यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये अध्यादेश अधिकाधिक कितने माह तक लागू रह सकते हैं? तो ये 6 महीने तक अधिकाधिक लागू रह सकते हैं। प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जो है आपका नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। यह पर्वत शिखर हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? ऑप्शन नंबर डी शनि। शनि के चारों ओर वलय हैं। इसकी पुष्टि हो चुकी है। शनि के अतिरिक्त अगर बृहस्पति और वरुण में भी वलय संकेत प्राप्त हुए हैं। किसमें? बृहस्पति और जो है आपके वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी में शनि सही होगा। प्रश्न है आपका कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो क्यों होती है? आपके उत्तरी पूर्वी मानसून से। क्योंकि तमिलनाडु में वर्षा के जो कारण होता है, लौटते हुए मानसून की पवनें हैं जो उत्तर पूर्वी दिशा में चलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में नमी प्राप्त कर लेती हैं। इसी वजह से बारिश होती है, जाड़ों में वर्षा होती है। प्रश्न है आपका, नर्मदा किस ओर बहने वाली नदी है? तो ये किस ओर बहने वाली नदी है? नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपका 15वां कोई प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो वनावरण क्षेत्र पूछा गया है। आपकी वन की जो गणना होती है वो 2 सालों में होती है। तो जैसे आपका 2021 में हुआ था, अब 2023 में होगा। अब देखिए कब तक होता है, अभी वन रिपोर्ट आई नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है कि देश के कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो 21.71, 22.72 या 26.59 और 19.51। तो क्या सही होगा आपका? इसमें क्या सही होगा? तो यहाँ पे आपका 21.71% सही होगा। जो है 2021 के अनुसार जो आपके देश में कुल वनावरण कितना? 7,13,789 वर्ग मीटर है। कितना? 7,13,789 वर्ग मीटर है। 789 वर्ग मीटर है, वर्ग किलोमीटर है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। तो प्रश्न है आपका अगला, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है कौन करता है? भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित कौन करता है? तो ये आपका करता है वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न है आपका, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो कौन सा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है? तो यह है आपका, कौन सा है? यह आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा कौन है? कर्नाटक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा पूछे तो विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होता है? तो वो आपका होता है अमेरिका में। कहाँ होता है? अमेरिका में होता है सबसे ज़्यादा, और भारत में कर्नाटक में होता है। प्रश्न है आपका, जीएसटी क्या है? जीएसटी बताइए क्या है? जीएसटी, जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स 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 सर्विस सर्विस, सीई यहाँ रहेगा, सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य आपका असम था। असम था। यह लागू कब हुआ था? जीएसटी लागू कब हुई? तो ये हुई लागू, आपके प्रीवियस परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। कब? 1 जुलाई 2017 को। अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन है? अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन है। और ये किस अनुच्छेद में आता है? अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए, आर्टिकल अनुच्छेद 279 ए में आता है आपका। और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन होता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो जो है आपके केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है मंत्री ये करते हैं। अगर जीएसटी कितने, मतलब जीएसटी को कितने, सबसे अधिकतम जीएसटी कितने परसेंट की होती है? तो ये आपकी 28% की होती है। और न्यूनतम 5 होती है। और कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है आपका। जैसे 28% और आपका, फिर उसके बाद 5% हो गया, 28% हो गया, 18% हो गया, और आपका ये कितना हुआ? 12% हो गया। कितना? 12%। तो 4 भागों में। तो ये आपका कौन सा कर है? प्रश्न है आपका, जीएसटी क्या है? कौन सा कर है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष। आपसे अप्रत्यक्ष रूप में लिया जाता है। जैसे आप चीनी लेने जाते हो तो आप चीनी का दाम देते हैं, उसमें टैक्स तो आप देते ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में देते हैं। कोई भी सामान आप लेने जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप में ही उसमें टैक्स देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होता है। और यह प्रधानमंत्री नीति आयोग का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी। उपाध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सुमन बेरी हैं। और उपाध्यक्ष जो होता है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। किसके समान होता है? उपाध्यक्ष का भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान इनका जो होता है वो दर्जा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बताइए अब किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन में 1939, 1949, 1959, 1969। तो आपका यहाँ क्या सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1949 में। क्या? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। क्या? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार जो है आपका 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ हुई। कितने रुपए की पूंजी के साथ हुई? 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ हुई थी। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस? ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ये आपका 73वां
73वां संविधान संशोधन जो आपका है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संशोधन अधिनियम 1992, और आपका 24 अप्रैल, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। मतलब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। प्रश्न है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो कैसे हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को? तो ये आपका एक अनुच्छेद है आपका, वो आपका 94 का सी। इसके तहत जो है लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों को बहुमत से पारित जो है आपके संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटा सकते हैं। क्या? ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। किंतु ऐसा संकल्प तब होता है, प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, जब तक आशय है कि कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो। 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी, तब आप हटा सकते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपका? तो आपका क्या नहीं सही सुमेलित है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नहीं, यही आपका गलत है। अनुच्छेद जो है आपका 48 में क्या होगा? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन। किसका? कृषि और पशुपालन का संगठन जो है आपका अनुच्छेद 48 में होगा। कृषि और पशुपालन का संगठन। पशुपालन का संगठन। और ये जो है आपका क्या? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो ये आपका किस अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद आपका 50 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 50 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो कौन सी अनुसूची में है केंद्र राज्य संबंध? बताऊं तो इसके बारे में अगर मैं, तो संविधान के अनुच्छेद 246, कौन सा? 246 के तहत जो आपका केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां हैं जो आपकी, एक कहलाती है संघ सूची, दूसरी कहलाती है आपकी राज्य सूची, और तीसरी कहलाती है आपकी समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान के कौन से अनुसूची में है? तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7वीं अनुसूची में ये सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो सदस्य की संख्या कुल कितना होता है? तो ये आपका मैं बता दूं, अनुच्छेद पूछा जाता है, आप अनुच्छेद अच्छे से देखिएगा। अनुच्छेद 100 का सी के अनुसार जो है आपका लोकसभा या राज्यसभा का कोरम मतलब होता है आपका गणपूर्ति, मतलब गणपूर्ति होता है। इनकी कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु यह सदस्य संख्या आवश्यक है। जिसकी मुख्य विपक्षी जो आपके होते हैं उनके जो है दल की मान्यता भी चाहिए, और यही सदस्य संख्या की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? 1/10 होगा। और अनुच्छेद अगर पूछे तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 100 का सी के तहत। प्रश्न है आपका, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या है?
पानी का स्तर क्या होगा, ये साइंस से आपका क्वेश्चन है। ये जो है क्या होगा, ये आपका होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर ज्यों का त्यों ही रहेगा, मतलब अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा या अपरिवर्तनीय रहेगा, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय रहेगा। प्रश्न है आपका, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो कौन सी दो धातुओं से बना मिश्र धातु है सोल्डर? जो सोल्डर आपका होता है, सोल्डर आप एक जो है वो तार को जोड़ा जाता है, इससे वायर को जोड़ा जाता है रांगा लगा के। तो सोल्डर जो होता है वो आपका मिश्र धातु टिन, किसका होता है, टिन और सीसा का, सीसा का मिश्रण होता है, इन दोनों के मिश्रण से बना होता है। तो टिन और सीसा आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न है आपका अगला, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपकी चांदी होती है, चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी होता है। चांदी तथा तांबा जो होते हैं, तांबा और चांदी दोनों, चांदी फिर तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। पारा और शीशा जो आपके होते हैं, ये ऑप्शन में आपका दिया पारा और शीशा, तो ये जो है पारा और शीशा जो ऊष्मा के सबसे अच्छा कुचालक होते हैं, क्या कुचालक होते हैं पारा और शीशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि किसको कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह किसको कहा जाता है? तो आपके किसको कहा जाता है? सूत्र कणिका को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूत्र कणिका को कहा जाता है। सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया भी इसको कहा जाता है। ये जो होता है सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न है आपका अगला, स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण होती है? कौन से विटामिन कमी के कारण? स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की कमी के कारण होती है, विटामिन सी के कमी के कारण होती है। विटामिन सी से जो है आपका वो खट्टे फलों में अधिकतर पाया जाता है, जैसे नींबू हुआ आपका, ये और संतरा हुआ, इन सब जितना भी खट्टा फल होगा सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है। और इस बीमारी के जो आपके मुख्य लक्षण होते हैं, क्या मुख्य लक्षण होते हैं? वो मसूड़े में सूजन होती है, सूजन और दांत का गिरना, रोगी का चेहरा पीला पड़ना होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका क्या होगा? वो स्कर्बिक आपका क्या होगा? स्कर्बिक एसिड होगा या अम्ल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? विटामिन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यह रहा आपका आज का 30 प्रश्न। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।